चलिए एडुशाला में आपका स्वागत है। और ये आधुनिक बिहार के इतिहास का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। ठीक, जैसा कि कल का लेक्चर जिन लोगों ने देखा होगा उनको इसकी कहानी पता चल चुकी होगी। तो या कोशिश करिएगा जब तक उस वीडियो को ना देखिए, इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो कहानी प्रॉपर रूप से बनी रहेगी, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला होगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एडुशाला की टीम की ओर से आपका भरपूर स्वागत है और एडुशाला की टीम को सपोर्ट करते रहिए और हमारी क्लासेस को करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल मैंने बैकग्राउंड कहां तक छोड़ा था, विद्रोह के बारे में बताया था, कौन कौन से आंदोलन हुए थे उनके बारे में बताया था, कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए थे उनके बारे में बताया था, और फिर मैंने आपको वहां की कहानी भी बयां की थी कि आधुनिक भारत का इतिहास कैसे शुरू होता है, कौन सी यूरोपीय कंपनी सबसे पहले बिहार में आती है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। आज हम लोग कहानी शुरू करेंगे वहां से बहावी आंदोलन की, कि बहावी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी और किसने किया था। ये सभी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहावी आंदोलन से स्टार्ट करेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन तक पूरी की पूरी समाप्ति करेंगे। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपके काम का होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन था 19वीं सदी के दौरान शुरू किया गया था, वो था बहावी आंदोलन। ठीक, इसके प्रवर्तक यानी कि इसको चालू करने वाले जो लोग थे उनका नाम था सर सैयद अहमद। ठीक, सर सैयद अहमद। और कहां से किए थे? रायबरेली से किए थे। कहां से किए थे? रायबरेली से किए थे। पूछेगा कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक यानी बहावी आंदोलन के नेता कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे कि कौन थे? हमारे सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद। ठीक, और फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि उन्होंने कहां से नेतृत्व किया था बहावी आंदोलन का, तो रायबरेली से। पूछेगा पटना से किसने किया, और पटना इसका केंद्र था कि नहीं, तो बहावी आंदोलन का एक केंद्र पटना भी था और एक केंद्र क्या था आपका? सतना भी था। सितना जो पाकिस्तान वाला इलाका है। बहावी आंदोलन बेसिकली दो जगह चल रहा था, एक को सितना पाकिस्तान वाले में चल रहा था और एक को पटना वाले इलाके में चल रहा था। अब पूछ देगा कि आप ये बताइए कि पटना से बहावी आंदोलन का नेतृत्व किन किन लोगों के द्वारा किया गया था। तो देखिए धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट आपको कवर करा दूंगा। बिहार स्पेशल का मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो बीपीएससी का प्रॉमिस किया है, तो बीपीएससी में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पे सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखते रहें। अब आपको बताना क्या है कि देखिए, पटना से विलायत अली ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन उनके साथ कई और लोग भी थे। विलायत अली थे, इनायत अली थे, फरहत अली थे, मोहम्मद हुसैन थे। विलायत अली थे, इनायत अली थे, फरहत हुसैन थे, मोहम्मद हुसैन थे। ठीक, विलायत अली थे, इलायत अली थे, फरहत अली थे, मोहम्मद हुसैन थे। विलायत अली थे, इनायत अली थे, फरहत अली थे और मोहम्मद हुसैन थे। विलायत अली थे, इनायत अली थे, फरहत अली थे और मोहम्मद हुसैन। इन चार लोगों ने पटना से बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूछ सकता है आपके कि पटना से बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि पटना से बहावी आंदोलन का नेतृत्व 19वीं सदी में किया गया था। विनायत अली, इनायत अली और फरहत अली और मोहम्मद हुसैन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था पटना से। ठीक, 1863 में अम्बेला अभियान के दौरान इसका दमन किया गया था। 1863 में अम्बेला में इसका दमन कर दिया गया था, मतलब इस विद्रोह को शांत कर दिया गया था। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जो विद्रोह होता है वो होता है नोनिया विद्रोह। ठीक, ये नोनिया एक सोरा उत्पादन करने वाली जनजाति थी। नोनिया क्या थी? एक सोरा उत्पादन करने वाली जनजाति थी, जिनके जानते हैं ना जिन सोरा से बारूद बनता है, तो वही जनजाति थी जिन्होंने क्या करते थे, ये लोग सोरा उत्पादन का कार्य करते थे। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, नोनिया विद्रोह शुरुआत किया गया था। इनसे सोरे की ये लोग नोनिया जो जनजाति थी ये लोग क्या करते थे, सोरा उत्पादन करते थे। क्वेश्चन इस तरीके से बीपीएससी में बने हैं कि कौन सी जनजाति बिहार में सोरा उत्पादन करती थी। हालांकि बिहार में कई जगह सोरा उत्पादन होता है, उसमें से पटना भी है, मुंगेर भी है, भागलपुर भी है। तो इन सभी जगह पे क्या किया जाता है, सोरा उत्पादन किया जाता है। तो बहुत जगह था। तो आपसे पूछेगा कि नोनिया विद्रोह का संबंध किससे है, तो सोरा उत्पादन से है। ठीक, नोनिया विद्रोह का संबंध किससे? सोरा उत्पादन से। सोरा उत्पादन नोनिया द्वारा किया जाता था ब्रिटिश के विरुद्ध। इन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक आंदोलन किया था। 1770 से 1800 के बीच में इन्होंने 30 सालों तक लगातार ब्रिटिशर्स का विरोध करते रहे। बाद में इनका भी चल के दमन कर दिया जाता है। तीसरा था लोटा विद्रोह। पीतल का लोटा लेके कुछ और धातु का लोटा इनको दे दिया जाता है। अब कमेंट्स करके आप बताएंगे कि कौन सी धातु का लोटा इनको दिया जाता है। ठीक, पीतल का लोटा छीन के इनको क्या कर दिया जाता है, मिट्टी का लोटा दे दिया जाता है शायद, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, लोटा विद्रोह कर देते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि लोटा विद्रोह जो जेल में कैदी हुआ करते थे उनको पीतल का लोटा दिया जाता था, तो लोटा की क्वालिटी को चेंज कर दिया गया था, इसलिए उसको क्या किया गया था, लोटा विद्रोह स्टार्ट किया गया था। क्या किया गया था, लोटा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक, अब उसके बाद सदाबहार आंदोलन, हर साल बीपीएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन पूछेगा चंपारण आंदोलन का संबंध किससे है। तो चंपारण आंदोलन का संबंध तीन कठिया नील की प्रथा से है। किससे है?
तीन कठिया नील की प्रथा से है। चंपारण आंदोलन का संबंध तीन कठिया नील की प्रथा से। अब जैसे कि मान लीजिए 20 कट्ठे हैं, ठीक, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी पड़ती थी। 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे क्या करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। अब देखिए होता क्या है कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी पड़ती थी, ऊपर नीचे हो गया, सॉरी, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी पड़ती थी। लेकिन इससे होता क्या था ना कि जहां जहां पे नील की जड़ें फैलती थी, जिस भी फसल में के साथ हम नील की खेती करते थे, और ये लोग क्या करते थे, अपने अच्छी भूमि पे नील की फसल उगाना, हमारा नील बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे। कौन करता था? अंग्रेज करते थे। तो होता क्या था कि नील की जड़ें इतनी लंबी होती थी कि उससे क्या होता था, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि नील की जड़ें इतनी लंबी होती है कि बाकी सब जितने भी फसल होती है और जितनी भी जमीन होती है उसको क्या बनाती है? बंजर बना देती है। इसलिए लोग नील की खेती नहीं करता था, लेकिन जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाती थी। तो बिहार के एक जाने माना नाम था, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी को इस कहानी के बारे में बताया और गांधी जी वहां पे आए। तो गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम कोई आंदोलन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल आंदोलन था। तो वो कौन सा था आंदोलन? चंपारण आंदोलन था। किसके बुलावे पे गांधी जी बिहार गए थे? चंपारण गए थे, राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पे गए थे, और ये उनका सबसे सफल आंदोलन गिना जाता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल होता है, वहां पे भूगोल कार्य करते हैं, फिर खेड़ा होता है। इस तरीके से करते करते गांधी जी 3 आंदोलन में फेमस हो जाते हैं। उसके बाद गांधी जी बन जाते हैं और गांधी जी की पूरी भारतीय जनता, पूरा कांग्रेस रिस्पेक्ट करने लगता है। हालांकि कुछ लोगों से मतभेद भी होते हैं इनके। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस को आप देखते रहिएगा, इस तरीके से आप क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। आपके अंत समय तक हम लोग साथ देंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता तब तक आपका साथ देंगे। लेकिन आपका प्रेम बना रहे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ओडिशा टीम को सपोर्ट करते रहें, बस यही आपसे बोलना है, ठीक। दरभंगा के किसान विद्रोह। अब दरभंगा में किसान विद्रोह 1919 में स्टार्ट किया गया। अब देखिए 1919 क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 1919 में क्या आ गया था? आंग्ल इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन लेके आया गया था। सबसे पहले जो क्या नाम है, पृथक निर्वाचन 1909 में लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसमें क्या किया गया था? हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। तो ये आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। कब किया गया था? 1909 में, ठीक, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसी को थोड़ा सा बृहद बनाते हुए तो 1919 में एक और कानून ब्रिटिश पास करके भेजी कि अब क्या करेंगे, आंग्ल इंडियन और जितने भी होंगे सिख होंगे वो भी अपने अपने धर्म के लोगों को वोट करेंगे। तो ये सभी चीजें भी लाई गई कब? 1919 में। इसके बाद 1919 में, और फिर 1919 में ये आप जानते हैं कि एक्ट आया था जिसको क्या कहते हैं, 1918 में आया था, लेकिन 1919 में उसको क्या नाम है लोग पारित मानते हैं। तो वो एक्ट था रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। पर जिसको भी अंग्रेजों के मतलब देखा जाए कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बना रहा है, कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, उसको उठा के डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया जाता था। पहले जेल में बात करते थे, जेल में बंद करते थे, उसके बाद बातचीत करते थे कि हाँ भैया तुम्हारे साथ करना क्या है, ठीक। तो इसीलिए क्या करते थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर देते कई लोग। उसमें से एक हमारे वो भी थे लाला लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय, सॉरी उसमें से कई लोग थे, लाला लाजपत राय तो थे ही, लेकिन कई लोग थे, ठीक। आगे चल के और भी चीजें आपको पता चलेंगी। तो मधुबनी के किसानों ने, ठीक, विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के महाराज के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। मधुबनी के किसानों ने दरभंगा के महाराज के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को कहते हैं दरभंगा किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उस विद्रोह को दरभंगा किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? दरभंगा किसान विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और किसान सभा का गठन कब किया गया? आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी के पास इसके अलावा कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है और अभी भी कर ही रहा हूँ, ठीक। तो आप इसको क्या नाम है देखिए, सीखिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए, ठीक। तो सर्वप्रथम मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया, ठीक। सर्वप्रथम मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया कब? 1922-23 में। सर्वप्रथम मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया 1922 में। मोहम्मद जुबेर तथा श्री कृष्ण द्वारा किसान सभा का गठन किया गया कब? 1922-23 में, ठीक। 1922-23 में सर्वप्रथम मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण के द्वारा। मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण जी के द्वारा पूछेगा कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बोलेंगे? जुबेर तथा और कृष्ण, जुबेर कृष्ण। आपको ऑप्शन देने के लिए कंफ्यूज करें तो पूरा नाम याद रख लीजिए, मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया।
अब देखिए पूछेगा आपकी किसान सभा का दूसरा दिया हुआ कि किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में शुरू कर दिया गया था। किसान सभा जो था उसका औपचारिक गठन कब शुरू किया गया था? 1928 में। लेकिन सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में इनको सफलता प्राप्त होती है। ठीक, 1929 में क्या होता है? देखिए किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हो गया था एवं 1929 में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1928 में बोल देगा, आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा, कंफ्यूज करने के लिए बनाएगा कि किसान सभा की गठन की शुरुआत कब कर दी गई, तो आप 1928, 29, 30 सब दे देगा। फिर क्वेश्चन उसमें चेंज करेगा कि क्या नाम है, विधिवत रूप से किसान सभा का गठन कब किया गया, तो 1929 में किया गया। किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। इसको आप याद रख लीजिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अब पूछेगा आपसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। ठीक, तो 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कहाँ पे? पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल, अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में बिहार में बिहार में क्या किया गया? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में क्या किया गया? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक की उपाधि मिली हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में कि लोक नायक किसे कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो आप क्या बोलेंगे कि जयप्रकाश नारायण को ही लोक नायक की उपाधि दी गई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया। अंजुमन इस्लामिया हॉल में, कहाँ पे? पटना में। अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और उपाध्यक्ष सचिव थे जयप्रकाश नारायण। होम रूल लीग, देखिए असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद होम रूल लीग की स्थापना 1923 में की जाती है, सॉरी 1916 में की जाती है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि असहयोग आंदोलन। हम लोग बात करें गांधी जी के आने के तुरंत बाद। ठीक, गांधी जी के आने के तुरंत बाद गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और आयरिश महिला जो थी एनी बेसेंट, इनके नेतृत्व में क्या किया गया? होम रूल लीग का गठन किया गया। होम रूल लीग का गठन बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। कब? 1916 ईस्वी में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे, प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष हमारी कौन बनती है? श्रीमती एनी बेसेंट बनती है, जो आयरिश महिला रहती है। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें और उर्दू शाला टीम को सपोर्ट करें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, अब देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? सन 1920 में होती है। ठीक, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक, लेकिन इस आंदोलन को वापस भी लेना पड़ जाता है चौरी चौरा कांड के कारण, कि लक्ष्य बनाए थे कि 1 साल में स्वराज की प्राप्ति, लेकिन बहुत लंबा आंदोलन चला, बहुत अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन का 2.0 भी कह सकते हैं। स्वदेशी चीजों का बहिष्कार हो रहा था, विदेशी चीजों का बहिष्कार हो रहा था। ठीक, सब चीज अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो जो 5 जून 1922 को जो गोरखपुर के देवरिया में चौरी चौरा कांड हो गया, इसी के कारण गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। भड़क हिंसा भी हुई। ठीक, कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन गांधी जी का निर्णय कहां तक सही भी माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के पास नेतृत्व अच्छा था। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 की वो खतरनाक घटना काल बैसाखी वाली हम लोग भूल नहीं सकते। जो जनरल डायर आता है और गोली चलाता रहता है, और तब तक गोली चलाता है उस अमृतसर के मैदान में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तब तक जब तक कुएं में लाश नहीं भर जाती। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, लड़कियां, सबको मारा गया था, सबको मारा गया था जनरल डायर के द्वारा। ठीक, तो वो बहुत दुर्दशा की गई थी। गांधी जी दूर की सोच लिए थे, इसलिए उन्होंने वापस आंदोलन ले लिया, लेकिन कई लोग गांधी जी का विरोध करते हैं। तो पूरी की पूरी बात समझनी चाहिए, फिर उसके बाद अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन का द्वारा समर्थन किया गया। असहयोग आंदोलन का समर्थन कहाँ पे बिहार में किसके द्वारा किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन में किसका नेतृत्व किया गया? असहयोग आंदोलन का। 1920 में शहादत आश्रम में मजरूर लक और मदरलैंड अखबार का प्रकाशन भी किया। शहादत आश्रम में पूछेगा, शहादत आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मजरूर लक के द्वारा। और मदरलैंड अखबार का प्रकाशन भी किसके द्वारा किया गया? मजरूर लक के द्वारा किया गया। अब ये बात की मैंने, ठीक, यही बात कर रहा हूं मैं। ठीक, लाला लाजपत राय को, ठीक, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, जो साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, और जो हमारे से लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सांगत द्वारा उनकी लाठी मार मार के हत्या कर दी गई। तो ये तो भारत स्तर पर था। अब आपसे पूछेगा कि बिहार में ये बताइए कि साइमन गो बैक यानी कि साइमन गो बैक के नारे बिहार में किसने लगाए? तो बिहार में A.N. सिंह,
अनुग्रह नारायण सिंह, EN सिंह का पूरा नाम है, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा विरोध किया गया साइमन गोबैक का। ठीक, कब किया, कहां से किया गया? बिहार से किया गया। अब आते हैं 1930 की बात। 1930 की बात हम लोग करते हैं कौन सा? नमक सत्याग्रह। 1930 में क्या हो गया था ऐसा? जो नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह, जो नमक चंपारण में, लेकिन नमक की कमी तो हर जगह रहती है, नमक की कमी देखने को मिलती है। अब हर जगह तो समुद्र है नहीं कि नमक बना लेंगे, तो नमक आंदोलन से इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। इस नमक आंदोलन से इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये आंदोलन भी क्या नाम बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बाद में इसका भी दमन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसमें एक क्या नाम है, नंगी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों ने तो नग्न होकर इसका विरोध किया था। कह रहे थे कि हमें स्वदेशी वस्त्र दो, हमें स्वदेशी वस्त्र दो, विदेशी वस्त्र हम नहीं पहनेंगे। तो ये सभी चीजें में हमें किसमें देखने को मिलती हैं? बिहार में देखने को मिलती हैं। तो नग्न आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आप जानते ही हैं क्या होता है। 1930 के बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं। गांधी जी के साथ होता है धोखा, उनको मिलता कुछ नहीं है, और क्या नाम है, एक तरीके से राउंड टेबल जाते हैं, सेकंड राउंड टेबल में, और उनको कुछ मिलता नहीं है। वापस से बोलते हैं आएंगे हम, मुझसे भी बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे, लेकिन उनको फिर से उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? फिर उसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है? पूना पैक्ट। वही हमारे जो क्या नाम है, भीमराव अम्बेडकर और इनके बीच क्या नाम है, गांधी जी के बीच यरबदा जेल में पूना पैक्ट किया गया। अनशन पे बैठ गए थे गांधी जी। गांधी जी की एक खासियत थी कि वो कहीं भी बैठ जाते थे भूख हड़ताल करने के लिए। एक्सपीरियंस मैन थे। ठीक, क्या थे? एक्सपीरियंस मैन थे ये। और जानते ही हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये सभी चीजें सभी को पता होंगी। माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सभी चीजें पता होनी चाहिए नॉर्मली, अगर आप सिविल सर्विस स्टूडेंट है तो। जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इनके 4 पुत्र थे, रामदास, देवदास और भी कई लोग थे। इनकी पत्नी का नाम क्या नाम है आप बताएंगे? पुतलीबाई था। माता का नाम पत्नी का नाम पुतलीबाई मैंने बोल दिया। माता का नाम आप बताइएगा। पिता का नाम तो करमचंद गांधी था, और माता का नाम आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी की। गांधी जी को छोड़ देते हैं, गांधी जी पे एक लेक्चर में ले आऊंगा, उसमें सब चीज कवर करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसी में हम कंफ्यूज कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहेंगे कि सर क्या पढ़ाना है, सर क्या बताएंगे। ठीक, तो जो नॉलेज है उसको थोड़ा शेयर करना चाहिए, ताकि आप बुक से भी ज्यादा सीखे, इससे भी ज्यादा सीखे। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। अब लास्ट में एक आंदोलन आता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? रातों रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 अगस्त 1942 को प्लान बनाया जाता है कि कल से इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, और इस आंदोलन को क्या किया जाएगा? विश्व स्तर पे, पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको क्या किया जाएगा? समर्थन दिया जाएगा। सभी ने प्लान बनाया कि कल सुबह होते ही आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, लेकिन होता क्या है? रातों रात सबको उठा के ऑपरेशन जीरो आवर की तरह जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक, जेल से उठा के सबको बंद कर दिया जाता है। गांधी जी को पूछा जाता है कि कहाँ रखा गया था, वो आगा खां पैलेस में रखा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, तो इनको कहाँ रखा गया था? आप बोलेंगे कहाँ पे रखा गया था? बांकीपुर पटना में शायद कहीं जेल पे रखा गया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जयप्रकाश नारायण थे, जब इनको कैद कर लिया गया था जीरो आवर के तहत, ये दीवार फाड़ के भाग गए थे। ये दीवार फाड़ के क्या कहते हैं? भाग गए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक, आजाद दस्ता की फिर स्थापना किए थे। ठीक, हजारीबाग जेल से भागे थे, सॉरी हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे, फिर दीवार फाड़ के। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ये इसकी कहानी को हम फिर से शुरू करते हैं 1942 की। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 में, तो उसमें कई लोगों को उठा के, बड़े बड़े जो नेता रहते हैं उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। उसमें से एक बड़े नेता हमारे जयप्रकाश नारायण रहते हैं, इनको कहाँ रखा जाता है? हजारीबाग जेल में रखा जाता है। ये दीवार फाड़ के भाग जाते हैं, और फिर उसके बाद जाते हैं मतलब एक संगठन बनाते हैं आजाद दस्ता। उसके द्वारा क्या करते हैं? विरोध करना शुरू कर देते हैं। गोरिल्ला छाप पद्धति के द्वारा अंग्रेजों का विरोध करते हैं, और बाद में इनका भी दमन कर दिया जाता है, इनको भी उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक, और फिर आपको एक भी चीज और पता होनी चाहिए कि क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में गोलीकांड के तहत क्या किया गया था कि पटना में 7 छात्रों को गोली मार दी गई थी। तो उनके मतलब कि उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। बाद में चल के उनको बहुत सम्मान वगैरह दिया गया था। कहाँ पे ये सब कांड किए गए थे? पटना में किए गए थे। अब जानते हैं बिहारी लोग जो होते हैं लड़ने में बहुत आगे होते हैं। तो स्वामी नित्यानंद और स्वामी राम मनोहर, क्या नाम, स्वामी नित्यानंद और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया क्या करते थे? रेडियो संचारक थे, मतलब ये रेडियो पे सब बातें को फैलाना इनका काम था। और ये जो नित्यानंद थे, ये पूरी तरीके से तैयार करना कि
आजाद दस्ता के जितने भी लोग हैं उनको तैयार करने का, उनको ट्रेन करने का काम कौन करेगा? नित्यानंद करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी की पूरी बिहार की कहानी को पता चलता है, बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास में। इससे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 वीडियो आप देखेंगे तो 2 वीडियो में आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो तय हो जाएंगे। ठीक, 100% 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। इतना कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर आपको दे जाने। ठीक, आपको 22 मिनट का वीडियो देख के अगर 3 नंबर मिलते हैं तो क्या बुराई है? ठीक, कोई इतना कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसमें कंफर्म आपको बता सकता हूँ। जो भी मैंने बड़बड़ किया है, जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने ज्ञान शेयर किया है, उससे और कल वाले में अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से एडुशाला टीम को सपोर्ट करते रहिए। एडुशाला के चैनल पे अपना क्या नाम है परचम लहराइए और एडुशाला के चैनल के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। धन्यवाद।